आठवां वेतन आयोग उम्मीदों से परे, और आठवें वेतन आयोग में एक जबरदस्त तगड़ा झटका लगने वाला है। और यह झटका लगेगा उन अंधभक्तों को जो एक पार्टी विशेष के गुलाम बन चुके हैं, जो अपनी बुद्धि का कभी प्रयोग करते ही नहीं। ये वो अंधभक्त जो रात को दिन बता दे, दिन को रात बता दे, अगर इनके आकाएं कुछ कह दे तो। ये वही अंधभक्त जो सिलेंडर को 5,000 रुपये में ले सकते हैं, पेट्रोल को 500 रुपया लीटर ले सकते हैं। ये वो अंधभक्त जिनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है देश के अंदर कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, बस यही बातों इनके आसपास में घूमती रहती है। अब जो अंधभक्त सोच रहे हैं और जो गोदी मीडिया उनको बार बार सपने दिखा रही है कि 8वें वेतन आयोग में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, उन्हीं चीजों को लेकर मैं बार बार आप लोगों तक कह रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग में उम्मीदों से परे होने वाला है। इसमें बढ़ोतरी होगी नहीं होगी वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा अगले दिनों में। अगर 8वां वेतन आयोग 16 जनवरी 2025 को घोषणा की थी और 4 नवंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन निकला और आज 17 फरवरी 2026 हो गया, तो अभी तक क्या काम चला है कि सिर्फ 30 अप्रैल तक आप अपने सुझाव भेजो, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर संगठन सब भेजो। साथियों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, उसने एक न्यूज छापी है जो हैरान करने वाली है। और मैं तो ये कहूंगा जो अंधभक्त हैं उनके अरमानों पे पानी फेरने वाली है। ये वही अंधभक्त जो कहते हैं ना हमने पेंशन चाहिए ना हमने वेतन चाहिए, पर अंदर खाते सबसे ज्यादा यही अंधभक्त 8वें वेतन आयोग की न्यूज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पर अब उनका मनोबल टूटने वाला है। अब जो मैं ये खबर आप लोगों तक लेके आया हूं। साथियों, 8वें वेतन आयोग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है महंगाई भत्ता, डीए। और डीए आज सिर्फ 58% है। अगर 2% जुलाई दिसंबर 2025 का भी मान ले तो 60%। और जब तक इसकी रिपोर्ट आएगी 2028 के लास्ट तक, तब तक भी डीए 68 या 70% होगा। तो बढ़ोतरी कहां जाएगी? बढ़ोतरी जाएगी 1.80 से लेके 1.90 तक। इसके अलावा ऊपर बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही। अगर बात करें सेवन पे कमीशन की, अगर तुलना करें तो सेवन पे कमीशन से करें कि उस समय जो डीए था 125% था, तब जाके थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई थी। अगर सेवन पे कमीशन से तुलना भी करें कि 7,000 न्यूनतम वेतन था, उसके ऊपर 125% डीए था, तो दोनों चीजों को मिला के 15,500 रुपये से ऊपर वो ले रहे थे। अब 2.57 का उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर दिया, तो जो बढ़ोतरी हुई वो सारी की सारी 2200-2300 रुपये में सिमट गई। पर अब की बार तो 2200-2300 रुपये भी नहीं दिखाई दे रहे कि 2200-2300 रुपये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। साथियों, इस पूरी न्यूज पे चलते हैं। ये न्यूज आपकी बड़े काम की न्यूज है कि आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। ये न्यूज आप जो इधर उधर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, हर एक न्यूज के पीछे जा रहे हो, हर एक अखबार के पीछे जा रहे हो, और वो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर में दिखा के आपकी पेंशन और वेतन की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो आप थम जाओगे इस न्यूज के बाद में। 8वां वेतन आयोग द्वारा कर्मचारी और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जाने के बीच
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच एक सवाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या अगला वेतन संशोधन 7वें वेतन आयोग की तुलना में अधिक वेतन वृद्धि लाएगा? क्वेश्चन मार्क। कर्मचारी संघ एक महत्वपूर्ण रूप से उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम वृद्धि एक प्रमुख तत्वों पर निर्भर कर सकती है। नई वेतन संरचना लागू होने पर महंगाई भत्ता, डीए का स्तर फिटमेंट फैक्टर क्यों मायने रखता है? वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन का निर्णय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक उपयुक्तता कारक है। फिटमेंट फैक्टर मूल रूप से मौजूदा मूल वेतन पर लागू किया जाने वाला एक गुणक जिससे संशोधित वेतन निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। उदाहरण के लिए पहले न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये तथा 2.57 के गुणक को लागू करने के बाद प्रथम स्तर के सरकारी कर्मचारी के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति माह हो गया। आगामी 8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुणक क्या होगा। उपयुक्तता कारक निर्धारित करने में एक प्रमुख कारक वह महंगाई भत्ता डीए स्तर है, जो नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के समय मौजूद होता है। सामान्यतः नए गुणक को लागू करने से पहले संचित महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मिला दिया जाता है। यह मिला हुआ महंगाई भत्ता संशोधित वेतन संरचना की गणना को आधार बनता है। उदाहरण के लिए यदि क्रियान्वयन के समय डीए लगभग 60% माना जाता है, तो यह आंकड़ा नए फिटमेंट फैक्टर को तय करते समय प्रारंभिक बिंदु बन जाता है। 8वें वेतन आयोग को बहुत अधिक गुणक मिलने की संभावना क्यों नहीं है? 8वां वेतन आयोग में बढ़ोतरी बनने की संभावना क्यों नहीं है? मौजूदा डीए स्तर उन सबसे बड़े कारणों में से एक हो सकता है जिनकी वजह से कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम उपयुक्तता कारक पर समझौता करना पड़ सकता है। जब 6वां वेतन आयोग समाप्त हुआ और 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तब एक वेतन वृद्धि लगभग 125% तक हो चुकी थी। इस उच्च वेतन वृद्धि के आधार ने आयोग को वेतन संरचना में अधिक आक्रामक ढंग से बदलाव करने की अनुमति दी। इसके विपरीत 7वें वेतन आयोग के तहत वर्तमान में दैनिक भत्ता डीए 58% है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कुछ और संशोधन होने पर भी डीए केवल 68-70% तक ही पहुंच पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि डीए का आधार वेतनमान 6 से 7वें वेतन आयोग में संक्रमण के दौरान की तुलना में काफी कम है, इसलिए बहुत बड़े गुणक की संभावना सीमित हो सकती है। सरल शब्दों में कहे तो डीए का आधार जितना कम होगा, वेतन में नाटकीय बदलाव की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। साफ शब्दों में इंग्लिश न्यूज़पेपर कह रहा है कि डीए जितना कम होगा, बढ़ोतरी भी उतनी ही कम होगी। कर्मचारी संघों की मांग क्या है? कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में उच्चतर उपयुक्तता तक कारक के लिए दबाव डाल रहे हैं। राष्ट्रीय डाक संगठनों के संघ एफएनपीओ ने विभिन्न स्तरों पर वेतन असमानताओं को दूर करने के लिए 3.0 और 3.25 के बीच एक बहुस्तरीय उपयुक्तता कारक का प्रस्ताव दिया है। अब आप जो संगठन हैं उनकी सच्चाई भी देख लो। वो जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए कम फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं और बड़े अधिकारियों के लिए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेड़ा गर्क तो इन संगठनों ने कर दिया। अब देखो इनका फिटमेंट फैक्टर किस तरह से इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि स्तर 1 से 5 के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 3.0 दो, स्तर 6 से 12 के कर्मचारियों को 3.05 से 3.10 तक फिटमेंट फैक्टर दो, स्तर 13 से 13A के कर्मचारियों को 3.05 का फिटमेंट फैक्टर दो, स्तर 14-15 के अधिकारियों को 3.15 का फिटमेंट फैक्टर दो और स्तर 16 के कर्मचारियों को 3.2 का फिटमेंट फैक्टर दो, स्तर 16 के कर्मचारियों को 3.20 का फिटमेंट फैक्टर दो, स्तर 17-18 के कर्मचारियों को 3.25 का फिटमेंट फैक्टर दो। अब ये तो संगठन है, इनकी कार्यशैली बिल्कुल असंगठित है। कर्मचारी प्रतिनिधियों का तर्क की इस तरह की चरणबद्ध संरचना से कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तरों पर सार्थक वेतन वृद्धि सुनिश्चित होगी। कैसे होगी?
जो निचला लेवल का कर्मचारी उसको कम फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं और ऊपर वाले को ज्यादा दे रहे हैं, तो फिटमेंट फैक्टर तो उनके लास्ट के वेतन पे लगेगा। अब वो जो निचला सत्र का जो कर्मचारी है उसका तो 18,000 रुपये है, और जो उपरला सत्र का है वो 2.5 लाख रुपया उसका वेतन है। अब फिटमेंट फैक्टर भी इन दोनों पे लगेगा, तो उनका वेतन तो ज्यादा बढ़ेगा। असमानता और ज्यादा जाएंगी। इतनी असमानता 6 पे कमीशन से पहले नहीं थी जितनी अब होगी। अब तो खुल के किया जा रहा है। विभिन्न रिपोर्टों में अलग अलग सीमाएं बताई गई हैं। साथ ही विभिन्न रिपोर्टों और विशेषज्ञ अनुमानों से संभावित अनुकूलता कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता चलता है। कुछ अनुमानों के अनुसार गुणक 1.83 और 2.57 के बीच रह सकता है, जो पिछले संशोधनों के अनुरूप है। अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि यदि कर्मचारियों की मांगे मान ली जाती है तो यह कारक 3.0 या 3.25 तक भी जा सकती है। अंतिम संख्या कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें मुद्रास्फीति के रुझान, सरकारी वित्त, निजी क्षेत्र के साथ वेतन समानता और मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते को विलय करने के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति शामिल है। समय सीमा 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जा सकता है? सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में समय लगेगा। आमतौर पर परामर्श सुझाव प्रस्तुत करने और अंतिम अनुशंसाओं की प्रक्रिया में 18 से 24 महीने लगते हैं। आयोग द्वारा अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी संघों के साथ चर्चा में 2026 तक तेजी आने की उम्मीद है। तो सीधी सी बात है, 2028 के लास्ट तक वेतन आयोग जाएगा। निष्कर्ष, फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीदें ऊंची बनी हुई हैं, खासकर यूनियनों द्वारा 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग के साथ। हालांकि पिछले वेतन आयोग के संक्रमण काल की तुलना में अपेक्षाकृत कम डीए स्तर तक एक प्रमुख वादा बन सकता है। यदि यह कारक गणनाओं पर हावी रहता है तो 8वें वेतन आयोग अभी भी वेतन में सार्थक वृद्धि ला सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वर्तमान में चर्चा की जा रही अपेक्षाओं के पैमाने से मेल खाए। और संभव है कि जो फिटमेंट फैक्टर जो मिलना है वो 1.83 हो सकता है। अगर 1.83 पे ये मोहर लग रहा है, ये इसकी जो न्यूज है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, ये सच्चाई को रूबरू करवा रही। ये एक तरह से जो 8वां वेतन आयोग है उसको बिल्कुल साफ साफ दिखा रही कि 1.83 से ऊपर जाने की कम संभावना। अगर 1.83 से भी ऊपर जाके ये 1.90 हो गया या 2.08 हो गया या 2.28 हो गया तो भी बढ़ोतरी बहुत कम मामूली रहने वाली है। इतनी ही बढ़ोतरी रहने वाली है जितनी साल के अंदर 2 बार डीए की बढ़ोतरी मिल रही है। पर अगर आप इस ख्वाब में हैं, इस सपने में हैं कि आपकी पेंशन आसमान को छू जाएगा, आपका वेतन आसमान को छू जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि अलग अलग संगठनों की अलग अलग ढपली बज रही है और कोई भी खबर बाहर नहीं आ रही। सिर्फ एक खबर आई है कि 30 अप्रैल तक आयोग को, वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव दे दो। तो साथियों, ये अंध भक्तों के लिए जबरदस्त झटका लगने वाला है, क्योंकि एक बात साफ है कि नंबर सबका आएगा, कोई नहीं बचेगा। ना किसान बच रहा, ना मजदूर बच रहा, ना कर्मचारी बच रहा, ना शिक्षा बच रही, ना स्वास्थ्य बच रहा, ना रोजगार बच रहा। अब की बार कर्मचारियों को लपेटने के लिए पूरी तैयारी है कि कर्मचारियों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आप पिछले सालों को देखो तो सरकारी भर्तियां एक तरह से हो ही नहीं रही, हो रही हैं तो 1.5-2 साल के बाद भर्तियां निकल रही हैं और वैकेंसी भी इतनी कम है कि उनके ऊपर है ही नहीं। दूसरी तरफ पेंशन के पीछे तो वैसे ही पड़ी हुई है। 2004 में सभी डिपार्टमेंटों की पेंशन बंद कर दी थी और 2022 में सेनाओं की भी पेंशन तकरीबन बंद ही होली, क्योंकि अग्निपथ, अग्निवीर लाके अब 25% को ही पेंशन मिलेगी, 75% बगैर पेंशन के। और आगे आने वाले समय में क्या 25% को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी संभावना नहीं है। जिस ओआरओपी की बात करते हैं वो ओआरओपी भी परमिशन के लिए बंद कर दी गई है। तो ओआरओपी भी धीरे धीरे बस उन्हीं सैनिकों को मिलेगी जो जुलाई 2014 से पहले रिटायरमेंट आए हैं। अब जो बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी भाई भगवान को प्यारे हो रहे हैं, तो पेंशन का बजट तो और भी कम होता हुआ आएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी।